ये होती है। एक चीज मेनली बात कर रहा हूँ, अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वास्तव में मुझे सबसे पहले लेना था, क्योंकि आर्बिट्रेशन हमारे लिए तनाव नहीं है। हमारे लिए तनाव है सेक्शन 25, 138, 316, 318। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 138 आपके ऊपर एप्लीकेबल तभी होगा जब आपने कोई चेक दिया। मैक्सिमम लोगों ने चेक नहीं दिए, उनके ऊपर 138 की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब आपका ईसीएस बाउंस होता है, तो ईसीएस बाउंस में आपको सेक्शन 25 का जब नोटिस आएगा, उसके साथ में 138 का जिक्र होता है। तो वो अपने को ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है, तो प्रायर नोटिस में आपने अपने सेक्शन 25 का बचाव किया है, 138 का बचाव किया है, आर्बिट्रेशन का बचाव किया है, उन सारी प्रक्रियाओं का बचाव कर लिया है। इसीलिए प्रायर नोटिस दिया है ना, तो प्रायर नोटिस अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रायर नोटिस में आपने उन तमाम कंटेंट को लिखा है जो जरूरी है। अब सबसे पहले ये ध्यान रखो कि सेक्शन 25 होता क्या है। सेक्शन 25 ये है, सेक्शन 25 भी पेमेंट एंड सेटलमेंट है। कई लोग ये कहते हैं सेटलमेंट के लिए, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक ईएमआई बाउंस का मुकदमा है, जिसमें आपके पास ये विकल्प होता है कि जब आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है 15 दिन का, हाँ 15 दिन का नोटिस आता है, अपने को लगता है कि मैं पेमेंट करना चाहता हूं, आप पेमेंट कर दो। दूसरी बात, नहीं करना चाहते हो तो कोर्ट का समन जब आता है ना, समन पर पहली हियरिंग पे उपस्थित होकर भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहां पर नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस मैटर में कभी भी अपने को ये नहीं सोचना है कि इसमें कोई अपने को 2 साल की जेल ही हो जाएगी। ये मैटर कोर्ट का है, कोई आर्बिट्रेटर का मैटर नहीं है कि वो एक पक्षी अवार्ड पास कर देगा। यहाँ पर अगर आपको टेक्निकली देखना है, सर मान लो अगर पेमेंट के पैसे ना हो, कोई बात नहीं ना, पैसा नहीं इससे तो हो रहा है। नहीं जैसे संबंध में भी ना है वहाँ पे। मेरी बात सुनो, तो मैं ट्रायल की बात कर लेता हूँ। सेक्शन 25 का आपको कोर्ट का प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया। कल एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल था जयपुर के व्यक्ति का, कि सर हमको कोर्ट कब जाना चाहिए, प्री कॉग्निजेंस पे जाना चाहिए, समन पे जाना चाहिए, वेलेबल वारंट पे जाना चाहिए, अरेस्ट वारंट पे जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप जब एडवोकेट हायर करते हो तो आप अपने एडवोकेट से पहले बात कर लो। पहले बात ये कर लो कि प्री कॉग्निजेंस में मैं अपीयर हो रहा हूँ, आप फीस क्या लेंगे, फीस की बात कर लो, और उनको कहो पहली हियरिंग पे आपको कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है। क्या एप्लीकेशन फाइल करनी है कि मुझे इस मैटर में ऑब्जेक्शन फाइल करना है, मुझे इस मैटर में ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो मुझे लोन के संबंधित सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रायर नोटिस में मांगे, सेक्शन 25 में जो आपने प्रत्यक्षात्मक डॉक्यूमेंट मांगे, वह सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाए। एप्लीकेशन लगते ही आपको मिलेगी दूसरी डेट, और क्योंकि वकील के पास ये डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है, जितने सारे डॉक्यूमेंट की हम डिमांड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट इनके पास होते ही नहीं। और एक बात ध्यान रखना, लगभग कंपनियां जो ये केस फाइल करती है वो पेश करती है R7 रिपोर्ट, सुनना, नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि ये डॉक्यूमेंट पेश करके कंपनी केस फाइल कर देती है। जबकि यहाँ पर अगर कंपनी केस फाइल कर रही है तो कंपनी चाहे तुर्रम खान हो, उसको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, उसका अपने को आर्टिकल मेमोरेंडम पेश करना पड़ेगा। आप चाहोगे तो उसको लैंडिंग पॉलिसी पेश करनी पड़ेगी, आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका सैंक्शन लेटर, आपका लोन शेड्यूल, ठीक है, आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आपका टिल डेट स्टेटमेंट, आपकी ईएमआई बाउंस हुई तो उसके लिए आपने ईसीएस मैंडेट सिग्नेचर करके दिया था, तो उस ईसीएस मैंडेट की कॉपी, उसके बाद उनकी बैंक का स्टेटमेंट जो बाउंस हुआ है, आप देखेंगे वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन के अंदर डिमांड करें, एंड ये मान के चलिए कि कभी भी कोई भी कंपनी वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं करेगी। विश्वास नहीं हो
आजमा के देख लेना। सर एक क्वेश्चन है सर, मेरा प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आया बैंक में, आपने कहा उनसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगो, उस टाइम पे जो मांगी जब, हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, उस तो टाइम वो एप्लीकेशन भी वहाँ पे पुट ऑन होगी कि हमने ये जानकारी मांगने के लिए इनको दिया, वो सेकंड ऑप्शन है। वो नहीं किया नहीं नहीं, उन्होंने उस टाइम पे नहीं दिया फर्स्ट हियरिंग पे, जब मेरी डेट थी 1 अगस्त की थी, फर्स्ट हियरिंग पे मैंने मांगा, उन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया और आनाकानी करके वो हो गया। जब सेकंड हियरिंग की बारी आई तब उनका कॉल आया, सर आप सेटलमेंट देना, मैंने कहा मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी आपने दी नहीं, कह रहा सर ले लो क्या चाहिए बताओ, मैंने कहा बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए आपकी, आपका वो, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप कर दिया। फिर मैंने वकील साहब से बात करी कलकत्ता वाले उनसे, उन्होंने कहा कि आप मेल कर लो मुझे, तो सर उन्होंने मेल पर भी दे दिया। आपको ये डिटेल दी, क्या आपको एविडेंस दिया? आपको एविडेंस दिया? आपने मुझसे पूछा कि सर आप एडवोकेट हो? हाँ मैं एडवोकेट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं काला कोट पहनता हूँ, व्हाइट शर्ट तो पहनता ही क्यों क्या, लेकिन क्या काला कोट पहनने से मैं एडवोकेट हो जाऊंगा? मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि अगर 5 जून की आपकी ईएमआई बाउंस हुई है तो 5 जून के उनके बैंक का डॉक्यूमेंट, जो स्टेटमेंट जहाँ पर ऊपर ब्रांच का नाम आता है, उस तारीख को आपके जो यूटीआर नंबर होता है उस नंबर के साथ क्या आप ईसीएस का बाउंस हुआ है तो क्या वो ब्रांच का नाम ऊपर आ रहा है उसी स्टेटमेंट में, ये डॉक्यूमेंट मंगवाना है आपको कोर्ट में। और जब इतने सारे डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन लगाओगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट डायरेक्टली इस एप्लीकेशन की कॉपी दिलाएगी किसको? सामने वाले एडवोकेट को। सर उन्होंने ब्रांच डिटेल सेंड करी है बस। फिर वही बात, अरे वो तो कह दिया उन्होंने मौखिक रूप से, मैंने आपको जब भी कहा होगा, मैंने कहा दस्तावेजी साक्ष्य मांगो। मेल पर दिया यार एक बात हो गई मौखिक जवाब की, उन्होंने लिखित दे दिया, लेकिन उसका एविडेंस क्या है? क्या उन्होंने बैंक स्टेटमेंट पेश किया आपको कि ये हमारे इस ब्रांच का खाता इस तारीख को बाउंस हुआ, ये राशि कटी? क्या ब्रांच का एड्रेस आ रहा है उसमें? नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हो क्या हिंदुस्तान के सारे लोगों के ईसीएस वही बाउंस होते हैं? वही बाउंस होंगे? नहीं होंगे। तो ये चीजें आप एप्लीकेशन फाइल करोगे और कॉपी इनको रिसीव कराओगे, कॉपी आप इनको रिसीव कराओगे, कॉपी रिसीव कराने के बाद इनका एडवोकेट इस पे जवाब देगा और वो कहेगा कि सेक्शन 25 के केस में इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। तो सीधी सी बात है, आपका जवाब रहेगा आवश्यकता क्यों नहीं है भाई? सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब भले आज की तारीख में रिलायंस कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर कोर्ट में रिलायंस कंपनी दावा करती है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एक रजिस्टर्ड संस्थान हूं और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लोन लिया है तो क्या लोन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड पे? और जिस मुद्दे पर ये लड़ाई चल रही है, क्या उसका बैंक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए? इतनी चीजें लगाओगे ना, इस चीजों पे ही ये डॉक्यूमेंट देंगे ही नहीं और केस यहीं पे लटका रहेगा। ये चीज कोई अप्लाई नहीं करता है, कोई अप्लाई नहीं करता है। अप्लाई करके तो देखो, 7% कर दिया उन्होंने जैसे कुछ। मान लीजिए उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिए तो वो लैंडिंग पॉलिसी कभी नहीं देंगे। एक कंपनी के लिए उसकी लैंडिंग पॉलिसी उसकी किडनी है, ये चीजें याद रखो। अब मान लीजिए उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिए तो डॉक्यूमेंट में वो चीजें सामने आ जाएगी कि आपने मैंडेट सिग्नेचर एक ईएमआई का दिया था, इन्होंने मल्टीपल ईसीएस हिट कर दिया। आपने मैंडेट सिग्नेचर आपने अप्लाई किया था, आपकी पत्नी को एप्लीकेंट को पार्टी बना दिया। आपने मैंडेट सिग्नेचर इशू करके दिया था, उसके ऊपर जो उनकी ब्रांच थी, उनकी ब्रांच जो शो कर रही है वो मुंबई की है, केस कलकत्ता में किया। मतलब बात क्या है? बात यहाँ पे सामने आएगी। और फिर यहाँ पर यदि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो, मात्र 5-7 हजार रुपए के अंदर और लिंगर हो गया, खत्म, कोई तनाव नहीं। लेकिन अगर हम इस स्टेज पे अगर हम वकील हायर करते हैं तो हम तारीखें बदलवाने के लिए हायर नहीं करें। तारीखें तो हम भी शाम को ही कोर्ट में बैठ के देख लेते हैं। आप मुझे जब भी कोई नोटिस समझ भेजते हो और मामला जब बाहर का होता है तो मैं कभी ये नहीं कहता तारीख में बता दूंगा। कई यूट्यूब पे आपने देखा होगा, कई लोगों के साथ चोट हुई है, वो जुड़ते हैं, सर चंडीगढ़ का मैटर है, अच्छा कोई बात नहीं, फीस दे दो, हमारे पैनल के लॉयर है, और शाम को
ई कोड रिफ्रेश करके ये आपकी डेट। अरे वो तो इंसान खुद देख लेगा। अगर आप हायर कर रहे हो तो इन चीजों के लिए हायर करो, ये चीज ध्यान रखो। और एक चीज ध्यान रखो, समन आया, उससे पहले प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया, बेलेबल वारंट आया, अरेस्ट वारंट आया, किसी भी स्टेज पर आप जाएंगे तुरंत जमानत होती है। और प्री कॉग्निजेंस नोटिस पर आपका जाना भी जरूरी नहीं है। अगर आप अपने एडवोकेट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मेरे प्रायर नोटिस के अंदर मेरे सेक्शन 25 के रिप्लाई को लगाकर ये डॉक्यूमेंट मैंने मांगे, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, इन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए, हम जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। मैंने सर को कहा था कि नयन भट्ट का एक उदाहरण बताऊंगा। गुजरात के एक नयन भट्ट है। नयन भट्ट ने क्या किया, मुझे एक बार सेक्शन 25 का नोटिस भेजा, तो मैंने कहा इग्नोर। दूसरी बार मुझे भेजा, मैंने कहा इग्नोर। तीसरी बार नोटिस आया, मामला छोटा था, मैंने कहा पेमेंट कर दो। जिस एडवोकेट ने भेजा है 2 में नंबर 1, 2 नंबर पे कंपनी का नाम, सब्जेक्ट में लिखना नोटिस दिनांक, उनके नोटिस की दिनांक कि अनुपालना में राशि जमा कराई जाने की सूचना के संदर्भ में निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा आपके द्वारा मुझे सेक्शन 25 के तहत एक नोटिस दिया, इस तारीख को 15 दिन के भीतर मैंने राशि जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है, उसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करे। ठीक, दोनों को भेज दिया। अब हुआ क्या, भेज देने के बाद 4 महीने बाद मालूम पड़ा कि उस बंदे पे कंपनी ने केस किया। बंदा मुझे कहे कि सर कंपनी ने केस कर दिया, तो ये कौन से वाला केस होगा? मैंने कहा ये लास्ट वाला ही होगा, पहले वाला नहीं होगा। बंदा गया अहमदाबाद, वहां से वकील साहब किए, उन्होंने कहा वकील साहब इस केस का पेमेंट जमा करा चुका हूँ। नहीं, वो तो कोर्ट में आ गया, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया पहले ही, तुम तो लेट आए, अब कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है। मामला चला गया क्रॉस एग्जामिनेशन पे। उन नयन जी भट्ट साहब से अगर कोई लाइव में जुड़ा होगा तो उस दौरान बात हुई थी। मैंने कहा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन मैं तैयार करूंगा और देखता हूँ कि कौन सा एडवोकेट कौन सा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव टिक पाता है। लेकिन जब उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कि सर ये वही फाइल है जिसमें आपने पेमेंट दिलवा दिया था और मुझे जवाब दिलाया था, मैं कहा ओके। मैं कहा एप्लीकेशन क्यों फाइल नहीं कर रहे? सर वकील साहब कह रहे हैं कि कोर्ट खारिज कर देगी एप्लीकेशन, पोस्ट पे खारिज कर देगी। मैंने कहा कॉल रिकॉर्डिंग चालू करो। कॉल रिकॉर्डिंग शुरू की, मैंने पूरी एप्लीकेशन बोल दी। उन्होंने वो का वो टाइप बोला हुआ मैटर उनके वकील साहब को भेज दिया। उनके वकील साहब को बैठ गई बात। उन्होंने दूसरे दिन एप्लीकेशन तैयार कर दी। एप्लीकेशन में मैंने लिखवाया था कि कंपनी द्वारा भेजे गए नोटिस की पालना में 15 दिन के अंदर राशि जमा कराकर कंपनी को सूचित किया, जिसका जवाब कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। बावजूद कंपनी ने मिथ्या शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया, माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। मुझे सीआरपीसी आता है, सीआरपीसी का मेरे बीएनएस में कन्वर्ट कर लेना। जैसे उन्होंने एप्लीकेशन और 3 सेट तैयार किए, सुबह सुबह जब वो कोर्ट में गए तो उनके वकील साहब वही मिल गए। वकील साहब की एप्लीकेशन रिसीव कर लो। वकील साहब ने एप्लीकेशन देखा, एक काम करो ना, मैं 10 मिनट में आया, आप बैठिए ना। हमारी पार्टी बैठी रहेगी। और वो वकील साहब दूसरे रास्ते से अंदर गए, अंदर जाके केस विड्रॉल कर दिया। केस विड्रॉल कर दिया। पार्टी मुझे फोन करे 11 बजते ही, मैं 11 बजते ही फोन किया आया, मुझे लगा मजिस्ट्रेट ने आपत्ति ली, जबकि वो पहले कह रहा था मजिस्ट्रेट साहब भी कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने विड्रॉल कर लिया। अब मैंने उसको कहा अब इस मैटर में मुकदमा दर्ज कराना है, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग का। अब इस मैटर में कोर्ट से सारी सर्टिफिकेट कॉपी निकलवा, एक मुकदमा अलग दर्ज होगा। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर 50 लाख का कंपनसेशन लगा कि मिथ्या शपथ पत्र न्यायालय में पेश करके माननीय न्यायालय को गुमराह किया और मुझे प्रताड़ना हुई, मैं इनको भोगता हूँ। क्या 50 लाख का कंपनसेशन लगा, तुम्हारे बाकी के 5-6 लोग हैं ना, क्या उसी की राशि से सेटलमेंट में निपट जाएगी। तो ये गलतियां क्यों होती है मालूम है? ऐसा नहीं वकील साहब को जानकारी नहीं, लेकिन ये 100 के नोटिस भेज देते हैं और फिर नोटिस आ रहा है फाइल में लगाना भूल जाते हैं किसमें क्या हो रहा है। इतना बल्कि काम होता है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। तो ये गलतियां करेंगे तभी हमारे लिए अच्छा है।
तो ये तनाव लेने वाला विषय नहीं है सेक्शन 25। बाकी सेक्शन 25 में मैंने ना डिटेल जानकारी जयपुर में दी है। अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, लेकिन उस वीडियो को आप जरूर देखना। सेक्शन 25 में पूरी ब्रीफ जानकारी यहाँ से लेकर 2 साल तक क्या होगा पूरी जानकारी दी है, वो पूरी जानकारी दी है। अब मैं बैठ रहा हूँ और टाइम हो गया वैसे भी। अब कोई सवाल है तो बोलिए आप। सवाल है, मैंने बैंक को अपना नया एड्रेस जो है अपडेट नहीं करवाया और जो हमने केस दिखाया वो है, तो क्या ये करने से फायदा है या न किया जाए? इग्नोर करें। कई कई जगह मैंने आपको जवाब कानूनी नहीं राठौड़ी मिले, नहीं राठौड़ी फायदेमंद हो। जैसे आप कह रहे हैं पहली तारीख में जाके पेश हो जाए, नहीं पेश आपको होना ही नहीं है। नहीं इसमें कोर्ट में जब फाइल करते हैं तो उस टाइम तो कई बार जज के ये होता है कि जमानत के लिए आप जैसे एग्जांपल ले लेते 5000 की आप जमानत की जरूरत ही नहीं है कॉग्निजेंस में। प्री कॉग्निजेंस के नोटिस में जमानत की जरूरत नहीं है, आपको भी जाना जरूरी नहीं है। और अगर आपकी एप्लीकेशन लग गई, जमानत किसकी होती है मालूम है? जमानत होती है आरोपी की, अभियुक्त की, एक्यूज्ड की। आपको तो कोर्ट ने बुलाया है आपका पक्ष सुनने के लिए, एक्यूज्ड के रूप में नहीं बुलाया, तो आपकी उपस्थिति की जरूरत ही नहीं है। आपके वकील साहब खुद रिप्रेजेंट करेंगे। और जब मामला वही चल रहा है और कॉग्निजेंस हुआ ही नहीं, तो फिर अभियुक्त बने कैसे? जमानत का और यहाँ पे अगर कोई कॉग्निजेंस हो गया, चैलेंज करो हाई कोर्ट में, अगर आपको लगता है वैलिड ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका जो था अब बैठिए देखिए, सैलरी अटैच, सबसे पहले तो सैलरी अकाउंट चेंज कर दो। कुछ नहीं होता है, लोग कहते रहते 400 में 406 का केस होता है। मेरे सब लोगों को कहता हूँ राठौड़ी चेंज कर लो, कुछ नहीं होता। फिर क्या दिक्कत है? तो एक काम करना, इस मैटर में अभी जिस अकाउंट में है, आप मुझसे एक नोटिस मांगना, बैंक आर्बिट्रेट, बैंक को एक लेटर पहले जाएगा, आर्बिट्रेशन से पहले लेटर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और 10 लोगों का क्रेडिट कार्ड आपने सेटलमेंट लेटर भेजा है, बाउंस हुआ कितना टाइम हुआ है? 6 महीने हुए ना, अभी नहीं दिसंबर में हो जाएगा। तनाव मत लो, कुछ भी मत लो, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। और कोई सवाल? हाँ, कल मैंने आपको चार्ट भेजा था, चार्ट के अनुसार यहाँ तक कि मैं एक बात बताऊँ, हमने एक सुविधा मेरे जूनियर की भी वहाँ पे रख रखी है। अगर किसी को टाइप वगैरह करने में दिक्कत आए तो वो भी सपोर्ट कर देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमारे फॉर्मेट इतने ईजी होते हैं, मैडम मानते हो? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वन ECS का ही आजकल मल्टीपल ECS हेल्प करा देते हैं। जैसे अभी कल परसों जो मैंडेट का 10 लाख वाला ECS मैंडेट, उनकी प्लानिंग थी कि पार्टी साइन करके भेज दे, वो कंपनी नहीं थी, खेली खाई वही थी नहीं, उसको मालूम नहीं कि वास्तव में एडवांस सिग्नेचर करा के रखनी पड़ती है, तो होता हो नहीं है वही। बाकी मल्टीपल ECS वगैरह हो तो उनका रिप्लाई वैसे सेक्शन 25 में होता है, कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। लेकिन बेसिक अगर बिना एंट्री अब सेटलमेंट करने लग गए, उनको मालूम पड़ चुका है कि अब तनाव लेने से मतलब नहीं है, निपटाओ। और कोई बात? नहीं, बात नहीं करनी है, ये इन्वोकेशन नोटिस है, इसमें डायरेक्ट रिप्लाई करना है, सीधा यस बैंक को रिप्लाई जाएगा, इसमें सीधा रिप्लाई जाएगा। आर्बिट्रेशन में 5 प्रकार के जवाब होते हैं, स्टार्टिंग नोटिस है। मैंने खुद से
डेट अभी 18/10 की है अभी डेट। अभी सब किया आपने? हाँ, वकील साहब। अभी सब क्या कह रहे हैं? वकील साहब कह रहे हैं इसमें 16 आर्बिट किया होगा उन्होंने, और मैं इसकी वो कॉपी लगाऊंगा और ये विड्रॉल हो जाएगा। उनको कह रहा है जवाब चाहिए मैं अवेलेबल करा दूंगा क्या? और दूसरा सर ये उसमें स्टेटमेंट है जो यहाँ आने के बाद है ना, इस प्रक्रिया में जाने के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके आधार पे ये तो उन्होंने मांगी थी अभी, जो पिछली डेट हुई थी उस पर स्टेटमेंट मांगी थी, तो जज साहब ने दिलाई थी। लेकिन जब हमने लोन लिया था तो उसमें 10,000 रुपये कुछ एक अकाउंट खोला था उन्होंने सोसाइटी में, और ये ना कहीं भी ऑनलाइन नहीं है ये। मैं ये कहीं भी जैसे उस पर शो करते हैं ना, क्रेडिट रिपोर्ट होती है उस ललित जी, पर शो होता ही नहीं कहीं। ललित जी कहाँ गए? नहीं, बाहर गए? ठीक है। अभी तो नई चीज़ मिली है। सेटलमेंट के लिए बुलाया था उन्होंने। आ गए। तो 1,45,000 रुपये बना रखे हैं, 40,000 रुपये। आगे सर आगे तो मेरे से कह रहे कि 1,20,000 रुपये दे दूंगा। सोसाइटी में आर्बिट्रेशन आपको सोसाइटी संचालक है, कोई नहीं टेंशन नहीं लेना, खारिज होगा वार्ड खारिज होगा, टेंशन नहीं लेना। क्या नहीं, ये तो वापस चक्कर ही है ना कि मल्टी स्टेट के लोन में आर्बिट्रेटर का ऑप्शन है क्या? लोन एग्रीमेंट है क्या? लोन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का विकल्प है क्या? क्योंकि सोसाइटी में आर्बिट्रेटर का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी में ऑलरेडी मेंबर्स है, तो जो भी तय करेगी उनकी ज्यूरी तय करेगी। तो लोन एग्रीमेंट अगली बार आप खुद भी तो शेयर होल्डर हो ना उसमें। आप खुद शेयर होल्डर हो। आप हाँ बिल्कुल। खुद शेयर होल्डर हो ना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, निकला अच्छा लंबा वक्त दिया, थैंक यू सो मच। जी सर।